92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं बसंत राज की लिखी कहानी एक अदद दुल्हन। ऑफिस में अपनी सीट पे बेचैनी से तड़प रहा था मैं। आसपास मेरे सहकर्मी खड़े थे, उन्होंने मुझको पकड़ के सोफे पे लिटा दिया था। तब तक एचआर सेक्शन की महोदया और मैनेजर साहब भी आ गए थे। एचआर वाली महोदया बोली, क्या हुआ? मेरी डेस्क के बगल में बैठने वाले श्रीवास्तव जी ने जवाब दिया, लगता है फिर से मिर्गी का दौरा पड़ा है इन्हें। ओफो, इन्हें छुट्टी दो भाई, आराम करें जाके, फिर ठीक हो के आए काम पे। मैनेजर साहब ने एचआर वाली महोदया की ओर देखते हुए कहा। दरअसल उनके लिए छुट्टी देने का प्रयोजन ये नहीं था कि मैं बीमार हूं और कदाचित मुझे इलाज या आराम की जरूरत है, बल्कि यह था कि बीमारी की हालत में उनके किसी काम का नहीं हूं मैं। खैर, मेरा प्रयोजन भी उनकी सहानुभूति हासिल करना बिल्कुल नहीं था। कॉरपोरेट सेक्टर में प्राइवेट नौकरी करते हुए इतना तो समझ ही गया था कि हमेशा परिणाम मायने रखते हैं, प्रक्रिया नहीं। सो मुझको मिर्गी का दौरा पड़ना भी एक प्रक्रिया थी, एक प्रोसेस थी जिसका परिणाम अथवा रिजल्ट छुट्टी मिलना था। छुट्टी मिल जाने के बाद मैं जरा सा ठीक महसूस करते हुए सोफे पे उठ के सीधा बैठ गया। मेरे सहकर्मी मुझे अपना ख्याल रखने की सलाह देते हुए, ढेरों नुस्खे बताते हुए अपनी अपनी सीटों पे चले गए थे। छुट्टी पाने के लिए मिर्गी का सहारा दूसरी बार लिया था मैंने। पेट दर्द, सीने में दर्द और भी विभिन्न प्रकार के दर्द के साथ उन सभी प्रकार की बीमारियों का गाहे बगाहे इस्तेमाल करता हूं मैं दफ्तर से छुट्टी लेने के लिए, जिसमें डॉक्टर और उसके लंबे नुस्खों की जरूरत कम हो और जो प्राकृतिक नेचुरल तरीके से डाइट में परिवर्तन और आराम करने से ठीक हो जाती हूँ। वैसे मैं बिल्कुल तंदुरुस्त इंसान हूँ। मुझको तो याद भी नहीं कि पिछली बार मैं बीमार कब हुआ था। दरअसल ये कंपनी वाले खुशियों की वजह से तो छुट्टी देते नहीं है, या फिर सैकड़ों मिन्नतें और अड़चनों के बाद देते हैं। इसलिए दफ्तर में मैं स्थायी रूप से विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित कर्मचारी के रूप में देखा जाता हूं। तो इस बार छुट्टी लेने की असली वजह थी मेरे चाचा के लड़के की शादी। यूं शादियों पार्टियों में जाना मेरा शगल कभी नहीं रहा, बल्कि मेरे लिए तो हमेशा ये वक्त की बर्बादी ही रही। लेकिन माँ जबरन कभी चाचा के लड़के, कभी मौसी की बेटी, तो कभी बुआ की देवरानी की शादी में बुला लेती हैं। उनको ये उम्मीद रहती है कि शायद कहीं कोई लड़की मुझको शादी के लिए पसंद आ जाए। और जब से मैं 30 साल का हुआ हूँ तब से तो वो राह चलती लड़कियों में भी मेरी पसंद तलाशती रहती हैं। अरे अब उनको कैसे कोई समझाए कि शादी के लिए ऐसे ही थोड़े पसंद की जाती है लड़की। दरअसल कसूर माँ का नहीं था। न जाने कितने मौकों पर अब तक या तो मैं लड़कियों को रिजेक्ट कर चुका था या वो मुझको रिजेक्ट कर चुकी थी, तो माँ का धैर्य चूक गया था। वैसे कसूर मेरा भी नहीं था। न लड़कियों को मैं लग रहा था ठीक ठाक, न मुझको लड़कियां लग रही थी ठीक ठाक, वो जो मेरी पसंद और मेरा काम समझ सके। चाचा के लड़के की बारात पहुंच चुकी थी। खाना खिलाने का कार्यक्रम शुरू हो गया था। मैं भी गरम गरम गुलाब जामुन लेके उसके भोग की तैयारी में था कि माँ आती हुई दिखी। आते ही उन्होंने कहा, जयंत, तूने वो मिसेस शर्मा की जेठानी की भांजी रूपा को देखा? अरे वो जिसने लाल दुपट्टा डाल रखा है। मैंने एक नजर सामने लड़कियों के समूह पे डाली। लाल के अनेकों शेड्स के दुपट्टे वाली न जाने कितनी लड़कियां थीं। लाल दुपट्टे वाली को ढूंढने की थोड़ी कोशिश और करता, लेकिन तभी मुझे ठंडे होते गुलाब जामुन की याद आई और मैंने उस ओर ध्यान देना बेहतर समझा। मुंह में घुलते ये गर्म गुलाब जामुन एक अलौकिक एहसास है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज की लिखी कहानी एक अदद दुल्हन। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, जयंत ऑफिस से बीमारी का बहाना बना के चाचा के लड़के की शादी में जाता है, जहां उसकी शादी के लिए फिक्रमंद माँ ने बारात में आई मिसेस शर्मा की जेठानी की भांजी को दिखाने का प्रयास करती हैं। अब आगे। और जयंत बेटे, तुम्हारा नंबर कब लगेगा? तुमसे छोटे भाइयों का तो लगता जा रहा है भाई।
रिश्ते में दूर के लेकिन परिचय से नजदीकी मामा जी की व्यंग भरी मुस्कान से पूछे गए इस सवाल से गुलाब जामुन की मिठास एक झटके में दिमाग से उतर गई। मैं कुछ बोलता कि माँ बोल पड़ी, अब आप ही कुछ समझाइए भाई साहब, हमारे तो समझाने से रहा। सारे बाराती खाना खा रहे थे, घूम रहे थे और मैं ना चाहते हुए भी माँ और मामा जी दोनों की बातें सुनने को मजबूर था। मामा जी को उनकी पसंद का विषय जो मिल गया था, धीर गंभीर मुद्रा बनाते हुए बोले, दीदी अब कौन समझाए आज के लड़कों को, इनकी मामी से तो मेरा ब्याह नाई के कहने पे ही तय हो गया था। अरे तब जमाना कुछ और था। एक लंबी सांस छोड़ के मामा जी ने अपने जमाने को सराहते हुए आज के जमाने के लिए एक लानत भरी मुस्कान बिखेरी। तभी शर्मा जी की जेठानी और उनके पति बगल से थोड़ी दूर से गुजरे, जिन्हें माँ ने आवाज देके अपने पास बुला लिया। हालांकि शिष्टाचार वाली एक नमस्ते मैं इन दोनों से कर चुका था, फिर भी शायद उस नमस्ते को कूड़ा समझते हुए माँ ने जरा ऊंची आवाज में कहा, जैन बेटे इनको नमस्ते करो, यह है मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। मैंने भी इस बार बोल के नमस्ते किया। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। माँ मेरे सर पे हाथ फेरते हुए दोबारा बोली, मिसेस शर्मा यह मेरा बड़ा लड़का जयंत, बिल्कुल भाई साहब की तरह दिखता है। मिसेस शर्मा मेरी तरफ देख के बोली, अरे मिसेस शर्मा लंबाई में तो जीजा जी को भी पीछे छोड़ दिया है। इस बार मामा जी ने मेरी तारीफ में कहा। मैं मिसेस शर्मा द्वारा कहे अपनी सूरत से मिलते भाई साहब को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि मामा जी के मेरे जीजा जी से भी लंबे हो जाने को कहने पर समझ गया कि बात मेरे पापा की हो रही थी। अब तक चुप रहे मिस्टर शर्मा ने मेरी तरफ मुड़ते हुए कहा, और जैन बेटे क्या हो रहा है आजकल? मैं कुछ बोलता कि मामा जी मुझसे पहले बोल पड़े, अरे शर्मा जी मुंबई में विजुअल इंजीनियर है अपना जयंत। मामा जी की इजाद की गई इंजीनियरिंग की इस नई ब्रांच का नाम सुन के मिस्टर शर्मा भी वैसे ही चौंके जैसे मैं चौंका था। हालांकि मिस्टर शर्मा ने तुरंत अपने चेहरे के भाव बदल के ऐसे कर लिए जैसे उनको पता था कि विजुअल इंजीनियरिंग क्या होती है। शायद वो अज्ञानी दिखने से बचना चाह रहे थे। उन्होंने बड़े ही शांत तरीके से कहा, गुड बेटे, मन लगा के काम करो। मैंने भी पूरी श्रद्धा से जवाब दिया, जी अंकल। मुझे इंजीनियर जान के मिसेस शर्मा की आंखों में चमक आ गई थी। बोली, भाई साहब का नाम रोशन कर दिया तुमने। माँ तो बस खुश थी, क्यों वो ही जाने, लेकिन मैं अब तक चौंका हुआ था। माँ ने मिसेस शर्मा को उनके जेठ जेठानी के साथ इतवार को घर पे बुला लिया और इस न्योते को उन्होंने सहज स्वीकार भी कर लिया। कमाल है, बिना एक शब्द का जिक्र किए मिसेस शर्मा बखूबी समझ रही थी बुलाने का मकसद, और माँ तो खैर समझ ही रही थी। मिस्टर एंड मिसेस शर्मा के जाते ही मैंने मामा जी से पूछा, ये विजुअल इंजीनियर क्या होता है? मामा जी माँ की तरफ मुखातिब होते हुए बोले, दीदी आजकल ये बच्चे ना कुछ नहीं समझते हैं। वो इंजीनियर कहने से जरा बात में वेट आ जाता है भाई, लोग ध्यान से सुनते हैं। देखा नहीं कैसे मिसेस शर्मा झट से आने को तैयार हो गई। मामा जी मैं विजुअलाइजर हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग करता हूँ, मैंने समझाते हुए कहा। लेकिन मामा जी मेरी बातों से बेखबर माँ से इतवार की प्लानिंग में व्यस्त थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज की लिखी कहानी एक अदद दुल्हन। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, जयंत ऑफिस से बीमारी का बहाना बना के चाचा के लड़के की शादी में आया हुआ है। वहां उसकी मुलाकात दूर के मामा जी से होती है और वहीं उसकी माँ बारात में आए मिस्टर एंड मिसेस शर्मा से उसका परिचय कराती हैं और फिर शादी संबंधी चर्चा के लिए उनको घर पे भी आमंत्रित कर लेती हैं। अब आगे। बुधवार से इतवार का समय बेसब्र इंतजार के साथ कटा घर वालों का। इस बीच एक दो बार माँ ने फोन किया मिसेस शर्मा को, एक दो बार मिसेस शर्मा ने फोन किया माँ को। मैंने पापा को समझाने की कोशिश की कि यूं झूठ की बुनियाद से शुरू हुए रिश्ते का भविष्य ठीक नहीं होगा, लेकिन संकट मोचन बने मामा जी ने पापा को उल्टा समझा दिया। जिया जी आप एक बार उन लोगों को बस आके चले जाने दीजिए, फिर उसके बाद आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। मैंने माँ को समझाना चाहा तो बोली, पता नहीं तू कैसा काम करता है, लोग समझते ही नहीं है। अब भाई साहब ने जुगत लगाई है तो तू बस चुपचाप रहना। उसके बाद माँ ने सदाबहार जुमला कहा, हम लोग तेरा गलत थोड़ी चाहेंगे बेटा। मैंने भी खुद को समझाया, देख लो भाई क्या होता है। इतवार के दिन मामा जी सुबह से 3-4 बार समझा चुके थे, तू बस चिंता मत कर जयंत, हम सब संभाल लेंगे, लेकिन मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने कहा। मामा जी बोले, ठीक है, लेकिन जब इशारा करूं तो चुप तो हो जाना। ये माँ भी ना उतावली हो जा रही है मेरी शादी के लिए। अरे कैसे समझाऊं कि मैं चांद जैसा हीरा बेटा हूं उसका,
वो जिसको परी जैसी दुल्हन मिलेगी और उनको बहू। तय समय पे मिस्टर एंड मिसेस शर्मा अपने जेठ जेठानी के साथ आ गए थे। उनके साथ मेरा ही हमउम्र एक नौजवान भी था। पता चला वो मिसेस शर्मा की जेठानी का दामाद है। मतलब जिस रूपा के लिए मुझसे मिलने सभी आए थे, उस रूपा के जीजा जी कहीं से MBA करके मैनेजर थे। माँ ने मिसेस शर्मा से पूछा, रूपा बिटिया नहीं आई? मिसेस शर्मा ने अतिरिक्त मुस्कान बिखेर के कहा, नहीं, सोचा हम लोग पहले मिल लें, फिर बच्चे भी मिल लेंगे। चाय नाश्ते के औपचारिक स्वागत और ढेर सारी गप के बाद मुझको बुलवाया गया। मामा जी ने जल्दी से आके कहा, पूरी बाजू की शर्ट पहन ले यार। मैंने कहा, क्यों? तुम सवाल बहुत करते हो, अरे पहन लो यार। मामा जी जरा तुनकते हुए बोले। पूरे कार्यक्रम के संचालक अभी मामा जी ही थे, सो चुपचाप उनकी बात मान ली। शुक्र है उन्होंने ट्रे में चाय लेके जाने के लिए नहीं कहा। बैठक में सामने मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, उनकी जेठ जेठानी और जेठ जेठानी के दामाद बैठे थे। इन सब के आजू मेरे माँ पापा और बाजू मेरे मामा जी थे। मुझे सबके सामने रखी कुर्सी पे बैठने के लिए कहा गया और ऐसा लग रहा था मानो किसी इंटरव्यू के लिए बैठा हूं। मिसेस शर्मा के जेठ ने पूछा, आपका नाम क्या बेटे? अच्छा, तो बिल्कुल क्लासिकल स्टाइल फॉलो करेंगे ये लोग। तब से तो कितनी बार ये लोग जयंत को बुलाइए की रट लगा चुके हैं। खैर, मैंने कहा, जी जयंत शर्मा। मिसेस शर्मा बोली, लो जी, एक गुण तो नाम ही से मिल गया। हम भी शर्मा, ये भी शर्मा, बड़ा अच्छा शगुन है। जी मैं आया कह दूं शर्म करो, हम शर्मा हैं ये तो मेरे जन्म से पहले से ही जानती हो आप। अगला सवाल जेठ जेठानी के दामाद ने पूछा, सुना आप मुंबई में रहते हैं? जी, मैंने जवाब दिया। क्या करते हैं आप वहाँ? जी विजुअलाइजर हूँ। तभी मामा जी बोल पड़े, वो बोला था ना विजुअल इंजीनियर है। एक बार की मुझे मामा जी पे गुस्सा आया, लेकिन फिर सोचा एक हिसाब से बात तो सही कही थी उन्होंने। मैं कल्पनाओं, सपनों और रंगों का इंजीनियर ही तो था। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज की लिखी कहानी एक अदद दुल्हन। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि जयंत चाचा के लड़के की शादी में आया हुआ है। वहां उसकी मुलाकात दूर के मामा जी और मिस्टर एंड मिसेस शर्मा से होती है। शादी संबंधी चर्चा के लिए उनके घर पे मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, उनकी जेठ जेठानी और जेठ जेठानी के दामाद आए हैं, जो जयंत से उसके काम के बारे में इंटरव्यू कर रहे हैं। अब आगे इंटरव्यू का सिलसिला जारी था। विजुअलाइजर, अच्छा, क्या करना होता है इसमें? इस बार जेठ जेठानी के दामाद जी के सवाल पूछने के अंदाज में उनके MBA होने का गुरूर साफ पता चल रहा था। जी, कॉन्सेप्ट से थीम विजुअलाइज करता हूँ, फिर उनको ड्रॉ करता हूँ, मैंने कहा। अच्छा, यू मीन पेंटिंग? अजीब व्यंग्यात्मक तरीके से हंस के बोला था जेठ जेठानी का दामाद। जी मैं आया कि पूछूं, MBA तो कर लिया हो, 3 प्राइमरी कलर के नाम बता सकते हैं जो तीसरी कक्षा में पढ़ाए जाते हैं? MBA करके मैनेजर बन के ईमेल खेलने के अलावा जानते क्या हो? आपका एनुअल पैकेज क्या है? MBA दामाद ने अपनी चमक बिखेरने के ख्याल से दोबारा पूछा। अब की मामा जी बीच में कूद पड़े, अरे पैकेज का क्या है, अब जिस फ्लैट में रहता है उसका किराया 16,000 रुपये महीना है, ऊपर से महीने का मिनरल वाटर का बिल 1,000 रुपये, फिर बिजली बिल, फिर नेट बिल वगैरह वगैरह। अब पैकेज होगा तभी तो महीने के इतने खर्चे संभाल पाएगा। मामा जी ने बोला तो सच था, बस एक सच नहीं बोला था कि ये सारे खर्चे 3 रूममेट्स के साथ शेयर होते हैं। तभी मिस्टर शर्मा बोले, अच्छा बेटे, तो आपने इसके लिए पढ़ाई क्या की है? जी अंकल, मैंने फाइन आर्ट से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। मतलब आपने इंजीनियरिंग नहीं की है? मिसेस शर्मा जैसे सोते से जागी। जी बिल्कुल नहीं, मैंने कहा। थोड़ी देर के लिए कमरे में खामोशी छा गई और इसी के साथ इंटरव्यू का सिलसिला थम गया। इंटरव्यू की ही तर्ज पे फोन करके बताएंगे वाले अंदाज में वो लोग चले गए। सच बताऊं तो पहली बार मुझको ठुकराए जाने की टीस महसूस हुई थी। पहली बार मालूम हुआ कि शादी के बाजार में सिर्फ इंजीनियरिंग और MBA का मोल है। पहली बार जिद करके अपने मन की पढ़ाई करने पे माँ बाप को शादी के समय होने वाली परेशानी का इल्म हुआ। पहली बार प्यार करने वालों की अक्लमंदी का एहसास भी हुआ और पहली बार ही मुझको प्यार न हो पाने का अफसोस भी हुआ। हालांकि जो मेरे काम को ना समझ सके, उसकी इज्जत ना कर सके, उससे रिश्ते की बात नहीं बनी, अच्छा ही हुआ। लेकिन फिर भी मैं शहर थोड़ा मायूसी के साथ लौटा। लगा कि माँ को परी सी बहू दिलाने का खुद से किया हुआ वादा पूरा होना मुश्किल है।
मूड ठीक करने और दोस्तों से ज़रा बात करने के ख्याल से फेसबुक ऑन किया। देखा कि बचपन का एक दोस्त जो ट्यूशन फ़ी देने की वजह से हर 2-3 महीने पे ट्यूटर बदल देता था और जिसने मैट्रिक की परीक्षा में हिंदी के नोट्स मुझसे लिए थे, नई नई हुई शादी के बाद अपनी हसीन बीवी के साथ कवर पिक्चर लगाया था उसने। भगवान भी ना, पता नहीं उसको कमल कीचड़ में ही खिलाने का क्या शौक है। अब मुझे भी माँ की चिंता जायज लगने लगी थी। अगर वाकई कोई मेरे काम को समझेगा ही नहीं तो अच्छी लड़की मिलने में मुश्किल तो आएगी ही ना। माना एमबीए वालों की तरह मोटा सालाना पैकेज नहीं है, लेकिन आमदनी बुरी भी नहीं है, घर परिवार चलाने के लिए काफी है। और इस काम में तो कमाई के साथ साथ सृजनात्मक सुख, क्रिएटिव जॉय और पहचान अलग से है। अब ये बात ये नीरस इंजीनियर और एमबीए क्या समझें, लेकिन लड़कियों को तो समझ में आना चाहिए। मैंने दफ्तर में श्रीवास्तव जी को अपनी चिंता बताई। सारी बातें सुन के उन्होंने तनिक देर सोचा और बोले, इसमें चिंता की कौन सी बात है जैन जी, अरे आप जैसों के लिए तो मैट्रिमोनियल साइट्स बने हैं। हाँ, बात तो सही फरमा रहे थे श्रीवास्तव जी। परी से दुल्हन बनने की फिर से एक नई उम्मीद जग गई थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज की लिखी कहानी एक अदद दुल्हन। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, जयंत चाचा के लड़के की शादी में आया हुआ है। वहां हुई मुलाकात के बाद शादी संबंधी चर्चा के लिए उसके घर पे मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, उनके जेठ जेठानी और जेठ जेठानी के दामाद आए हैं, जो जयंत से उसके काम के बारे में सवाल करते हैं और अपने लायक ना पाके रिजेक्ट करके चले जाते हैं। जयंत अंततः मैट्रिमोनियल साइट्स की ओर रुख करने का मन बनाता है। अब आगे। मैट्रिमोनियल साइट्स को खोल के खुद को रजिस्टर करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जयंत ने। फॉर्म भरने की ये तो लंबी फहरिस्त थी। नाम लिखा, फादर्स नेम लिखा, उम्र लिखा, जाति, धर्म, अरे इसकी क्या जरूरत है भाई, फिर भी लिख दिया। लेकिन ये उपजाति और गोत्र ये तो पता ही नहीं था। खैर, माँ पापा से पूछने से पता तो चल सकता था, लेकिन उनको तो बहू ढूंढ के सरप्राइज देना था, इसलिए उनसे पूछ नहीं सकता था। वैसे भी मुझे ये फजूल ही लगे, इसलिए वो जगह खाली छोड़ दी। फिर जन्म तिथि लिखी, लंबाई लिखी 5 फुट 9 इंच, नहीं अगर बाल भी पकड़ लें तो 5 फुट 10 इंच। कॉम्प्लेक्शन 2 बार खुद को गौर से निहारने के बाद लिखा गेहूं। बॉडी टाइप, बॉडी वेट, क्वालिफिकेशन, प्रोफेशन, ईटिंग हैबिट, करंट रेजिडेंस, नेटिव रेजिडेंस, हॉबी, इंटरेस्ट, तमाम तरह की जानकारियां भरते हुए सोचा कि अगर इतना डिटेल ले रहे हैं, मतलब बिल्कुल अपनी माप और चाहत के अनुसार दुल्हन मिलेगी। आखिरी में एनुअल इनकम की कैटेगरी थी, जिसमें इनकम के स्लैब बने हुए थे। सोचा इसमें ज़रा झूठ लिख देता हूँ, लेकिन फिर सच ही लिखा। एनुअल इनकम का स्लैब चुना 2 लाख से 4 लाख। अब बारी थी पार्टनर प्रेफरेंस भरने की। डिजायर्ड पार्टनर की उम्र की कैटेगरी चुनी 20 से 25 साल। बॉडी टाइप लिखा एथलेटिक। उसके बाद बाकी सारे कॉलम में नॉट इम्पॉर्टेंट लिख दिया, चाहे वो ईटिंग हैबिट हो या प्रोफेशन हो या फिर एनुअल इनकम। हालांकि आखिरी में लिखा था प्रीफर वर्किंग गर्ल। प्रोफाइल तैयार हो गया था मेरा। कितनी अच्छी और सुकून भरी तलाश थी दुल्हन के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है। हमें अपना खरीदार चाहिए, हमें किसी और का खरीदार चाहिए, ये फीचर्स नहीं मिल रहे तो दूसरा मॉडल देख लो। शादी के बाजार में सभी अपने अपने स्पेसिफिकेशन के साथ डिस्प्ले पे टंगे थे। मैं भी अपना पुतला टांग चुका था। प्रोफाइल बनना था कि मैट्रिमोनियल साइट वालों की तरफ से सुझावों की भरमार हो गई। अब तो ऑफिस में भी छुप छुप के मैं दिन भर लड़कियों की प्रोफाइल देखता रहता था। एक हफ्ते में 240 प्रोफाइल देख चुका था मैं। फोटो से पहली नजर में पसंद आई 10-15 लड़कियों को तो मैं एक्सप्रेस इंटरेस्ट का संदेश भी भेज चुका था, लेकिन जितनी जल्दी से एक्सप्रेस इंटरेस्ट किया उतनी तेजी से ही वो डिक्लाइन भी हो गए। जब पड़ताल किया तो पाया कि जिनको मैंने एक्सप्रेस इंटरेस्ट किया था वो सब इंजीनियर थीं या फिर एमबीए थीं, और उन सबको इंजीनियर या एमबीए पतियों की कामना थी जो आईआईटी और आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट से पढ़े हों और कम से कम जिनकी एनुअल इनकम 7 लाख से शुरू होती हो। बहुत कोफ्त हुई ये जान के, ये समझ के कि हैसियत हुनर और काबिलियत से नहीं बल्कि पैसों से तय होती है। और ये आईआईटी और आईआईएम, इनका शादी से क्या लेना देना। अरे यही ग्राफिक डिजाइनिंग, पेंटिंग अगर आईआईटी और आईआईएम के पढ़ने के बाद करता तो लोगों को मेरा टैलेंट लगता, उसकी पहचान ही कुछ और होती।
अरे ये काबिलियत है मेरी कि मुझको बचपन से पता था कि मुझको क्या करना है। कंफ्यूज नहीं था मैं आईआईटी और आईएम से पढ़ने के बाद उपन्यास लिखने वालों या गाना गाने वालों की तरह। मतलब इंजीनियर लड़कियों से सिर्फ इंजीनियर लड़के ही शादी कर सकते हैं, एमबीए लड़कियों से सिर्फ एमबीए लड़के और डॉक्टर लड़कियों से सिर्फ डॉक्टर लड़के। अरे शादी के लिए कैपेबिलिटी देखते हैं, नेचर देखते हैं, साथ रहने पे होने वाली खुशियों को मापते हैं, जो एक डॉक्टर की फैशन डिजाइनर से शादी करने पे भी मुमकिन है। अरे पैसे का क्या है, जो आज कम कमाता है कल ज्यादा कमा सकता है। वैसे भी आनंद तो पति पत्नी दोनों के मिलके एक एक तिनका जोड़ के आशियाना बनाने में है। पैसे की मोटी जरूरत हटा दें तो मुझमें भी किसी के सपनों के राजकुमार सी सभी खासियतें थीं। खैर मुझे अपनी औकात पता चल चुकी थी, तो इस बार मैंने ध्यान से प्रोफाइल पढ़ के कुछ ही लड़कियों को एक्सप्रेस इंटरेस्ट किया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज की लिखी कहानी एक अदद दुल्हन। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि जयंत चाचा के लड़के की शादी में आया हुआ है और वहां उसकी मुलाकात के बाद शादी संबंधी चर्चा के लिए उसके घर आए मिसेस एंड मिसेस शर्मा, उनके जेठ जेठानी और जेठ जेठानी के दामाद जयंत को अपने लायक ना पाके रिजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद जयंत मैट्रिमोनियल साइट पे खुद को रजिस्टर करता है और उसके जरिए अपने लिए दुल्हन तलाश करने की कोशिश करता है। अब आगे। इंजीनियर और एमबीए के लिए मैं अनफिट हूं, यह बात तो मुझको समझ में आ गई थी, इसलिए इस बार आर्ट साइड वाली लड़कियों पे ध्यान दिया और इस बार सफलता का प्रतिशत 100% था। 3 लड़कियों को एक्सप्रेस इंटरेस्ट किया और सभी ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। पहले तो मैट्रिमोनियल साइट के जरिए ही चैटिंग शुरू हुई, फिर फेसबुक पे भी दोस्त बन गए। 3 में से एक फाइन आर्ट से थी, दूसरी ट्रैवल टूरिज्म में पीजी डिप्लोमा थी और तीसरी किसी कंपनी में एचआर मैनेजर थी। शुरुआती रुझान फाइन आर्ट्स वाली लड़की की तरफ से था। सेम बैकग्राउंड होने की वजह से एक दूसरे को समझ पाने की उम्मीद थोड़ा ज्यादा थी उधर। थोड़ी थोड़ी चैटिंग ही करता था तीनों से, ताकि सबको लगे कि मैं उन्हीं में इंटरेस्टेड हूं, लेकिन फाइन आर्ट्स वाली से थोड़ा ज्यादा बातें करने की कोशिश करता। मैं तो फाइन आर्ट्स का कॉमर्शियल वर्जन था, लेकिन वो प्योर क्लासिकल वर्जन थी। पेंटिंग्स बनाती थी और बातें सिर्फ पेंटिंग्स की करती थी। पिकासो, फ्रीडा कालो, लियोनार्डो दा विंची से लेके मकबूल फिदा हुसैन और जतिन दास तक को तो हम डिस्कस कर चुके थे। लग ही नहीं रहा था कि शादी के लिए लड़की पसंद कर रहा हूँ। लग रहा था किसी पेंटिंग एग्जीबिशन में साथी पेंटर से पेंटिंग्स की बारीकियां डिस्कस कर रहा हूँ। इतना ही नहीं, वो हर बात के बदले चैट से किसी पेंटिंग की इमेज भेज देती। खुश होती तो उगते सूरज की तस्वीर, नाखुश होती तो बादलों से घिरे चांद की तस्वीर। मुझे समझ में आने लग गया था कि इनके साथ पेंटिंग बनाई जा सकती है, गृहस्थी नहीं बसाई जा सकती। इसलिए धीरे धीरे मैंने दूसरी और तीसरी वाली की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। दूसरी ट्रैवल टूरिज्म में थी क्योंकि उसको घूमना पसंद था। हर बात पे वो पूछती, फला जगह गए हो, फला जगह की फला चीज देखे हो। मैं जो शादी पार्टियों में जाना तक वक्त की बर्बादी समझता था, ऐसे में कहीं फला फला जगह जाना तो बहुत दूर की बात थी। मुझे समझ में आने लगा था कि अगर इनसे रिश्ता जुड़ा तो ग्राफिक डिजाइनिंग छोड़ के ट्रैवल एजेंसी खोलनी पड़ेगी। इसलिए अब बचा एकमात्र विकल्प, तीसरी एचआर वाली मोहतरमा। एचआर के होने की वजह से शायद लोगों की परख और व्यावहारिक जिंदगी की तहजीब पता थी उनको। कुछ दिनों की बातचीत के बाद मुझे लगा कि अगर ये जिंदगी में आ गई तो किसी कंपनी की तरह जिंदगी भी व्यवस्थित हो जाएगी। चैटिंग और फोन पे बातों से आश्वस्त होने के बाद हम दोनों ने यह महसूस किया कि अब व्यक्तिगत रूप से मिल लेना चाहिए। इस पे मेरी होने वाली पत्नी साहिबा ने बताया कि उनसे पहले उनके भैया मुझसे मिलेंगे, भैया के अप्रूवल के बाद ही वो मिलेंगी। खैर मैंने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। ख्यालों में भैया से मिलने की तैयारी में जुट गया मैं। सोचा अगर घर पे मिलने को बुलाया तो रूममेट्स होंगे और फिर बैचलर्स का बिखरा हुआ बेतरतीब कमरा अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ेगा, इसलिए ऑफिस में बुला लेता हूँ मिलने को। वहाँ कलीग्स के बीच में मेरी इज्जत से थोड़ा रौब भी पड़ जाएगा मेरा। तय समय पे मेरे होने वाले साले साहब पहुँच गए थे मेरे ऑफिस। उनके साथ कैंटीन में चाय कॉफ़ी के साथ बातें कर ही रहा था कि श्रीवास्तव जी दिख गए। मैंने उनको पास बुला लिया। सोचा कुछ मेरे काम, मेरे हुनर के बारे में बातें करेंगे तो थोड़ा साले साहब पे इम्प्रेशन जमेगा। श्रीवास्तव जी मुस्कुराते हुए आए और बैठते हुए बोले, अरे जैन जी कैसे हैं? अब मिर्गी कैसी है? मैं कुछ बोलता कि मेरे होने वाले साले साहब चौंकते हुए बोले, क्या मिर्गी? अरे हाँ, 2 बार मिर्गी का मेजर अटैक आ चुका है भाई इनको, और छोटी छोटी बीमारियां तो लगी रहती हैं। इसी उम्र में बेचारे कितनी तकलीफों से जूझ रहे हैं, मानना पड़ेगा इनके जज्बे को।
श्रीवास्तव जी ने पूरी हमदर्दी से कहा था। मेरी हालत सांप छछुंदर की कहावत जैसी थी। एक को डिफेंड करूं तो दूसरा गलत, दूसरे को डिफेंड करूं तो पहला गलत। ताज़ी स्थिति यह है कि मुझे अब भी खुद के लिए एक अदद दुल्हन की तलाश है। श्रीवास्तव जी ने नया उपाय सुझाया है कि मैं अपने फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट में सिंगल फ्रेंड्स की लिस्ट बनाऊं और फिर उनमें कुछ संभावना तलाशूं। शायद कोई बात बन जाए। बस इतनी सी थी ये कहानी।